नमस्कार साथियों, कुछ बातें विद सुमन के एक नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। साथियों, अगर आप सूरतगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज के पास से गुजरें तो आपको वहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी या यूं कहूँ कि नौजवान दौड़ते हुए एक्सरसाइज करते हुए नज़र आते हैं और उनको एक आवाज़ कमांड करती है और वो आवाज़ है श्री सलीम अली की, जो कि आज के हमारे मेहमान हैं। इनसे हम बात करेंगे एकेडमी के बारे में और भी कई अन्य विषयों के बारे में। तो सलीम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहन जी। इस एकेडमी के बारे में आप हमें बताएं। एकेडमी जैसे पहले हम नॉर्मल दौड़ते थे अकेले। 2011 में एनसीसी के लिए दौड़ना शुरू किया था और राठी स्कूल में मैं था। हमारे सर थे त्यागी जी सर, जी उनके निर्देशन में दौड़ते दौड़ते और कारवां बढ़ता गया, फौजी भाई लगते गए। 2018 में प्रॉपर एकेडमी के तौर पे इसको शुरू कर दिया था। जी। और कितने स्टूडेंट्स हैं इसमें आपके? अभी जैसे कल हमारा बड़ा ट्रायल हुआ है तो उसमें 310 के करीब कांस्टेबलों का हुआ है और 140-50 के करीब आर्मी के बच्चे थे। कल काउंटिंग हुई थी। जी और जब अग्निवीर योजना नहीं थी तो 800 900 बंदे तैयारी करने आते थे जी। और अभी 400-500 बच्चे रहते ही रहते हैं। तो आप मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्स की तीनों की आप तैयारी करवाते हैं? इसमें जैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सभी के फिजिकल होते हैं और पैरा कमांडो के बच्चे भी ट्रायल देते हैं। जो लग जाता है उसका पैरा का ट्रायल होता है, उसकी भी 8-9 दिन का टाइम होता है उसके पास। जी। तो उस ट्रायल के लिए भी बच्चे आ रहे हैं। बाकी राजस्थान पुलिस और राजस्थान पुलिस एसआई के लिए भी आ रहे हैं। अर्धसैनिक बलों में जैसे सीपीओ एसआई होगी, दिल्ली एसआई होगी, एसएससी जीडी होगी, ये बच्चे भी सारे आते हैं हमारे पास। जी। आप अपनी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में हमें कुछ बताएं। पारिवारिक पृष्ठभूमि में जैसे पिताजी और 9 भाई थे जी। और पुराना गांव बड़ोपल था। वहाँ पे सेम वगैरह आई तो अलग अलग जो पानी की तरफ घर थे वो शिफ्ट हो गए। जी। तो कुछ ठाकुर वाला, कुछ बड़ोपल, कुछ आखड़ा वाली, कुछ 18 स्पीडी, ऐसे करके मेरा परिवार 18 स्पीडी मेरा। फिर जब सभी भाइयों की इनकी मैरिड हुई, सब अलग अलग हो गई। मेरे पापा जी घग्गर एरिया है बड़ोपल बरानी का, हाँ जी। पचारा वाला डेर, वहां जाके शिफ्ट हो गए। तो वहां पहले झोंपड़ी वगैरह थी, भेड़ चराते थे वो। तो वहीं से स्कूल हमें जाना पड़ता था 3-4 किलोमीटर दूर पहले। जैसे डेर बोलते हैं, टिब्बे आगे एक साइड में एरिया, उसको डेर बोलते हैं वहाँ जी। पे कि ये कौन सा डेर है। बीच में समतल जमीन होती है, साइड में टिब्बे होते हैं। तो हम खैंड वाला डेर है, हमें वहाँ जाते थे। फिर हमारी साइड में टीचर्स को लेके आए सब मिलके, सब बच्चों के लिए। तो वहाँ पे मेरे सुभाष जी शर्मा गुरुजी थे और सर के पास मैं 8वीं तक पढ़ा और सर ने खूब मारा कूटा भी और 8वीं तक फर्स्ट रखा मेरे को। और मेरे पापा उनको भेड़ दे देते थे, जैसे वहाँ व्यापारी वगैरह तो आते नहीं थे, तो उनको बोल देते थे कि अब की बार ये एक बेड है आपकी सलीम की फीस की। और पहले किंकर के नीचे पढ़ते थे, फिर एक कच्चा कमरा सभी ने मिलके बना दिया था, वहाँ पढ़ते थे। और सर का ये बहुत ही अच्छा रहा कि उन्होंने मुझ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। वो पीटते भी थे और ये कहते थे कि तेरे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है और तेरे को है वो नाम रोशन करना है। तो सर की ज़बान ही मान लो, वो पंडित जी थे तो पंडित जी की ज़बान लग गई होगी। जी। आज अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। जी। तो वो दिन आपको याद आते हैं? कठिन दिन थे वो बहुत ही कठिन दिन थे। 8वीं बाद जब स्कूल बंद हो गया, क्योंकि वहाँ पे फीस पे नहीं कर पाते थे और जो हमारे सर थे वो भी बहुत दूर से आते थे, 9-10 किलोमीटर आना जाना। फिर वहाँ बच्चे सीजन के अकॉर्डिंग होते थे भी, जो मतलब टाइम पास लोग थे। जैसे मान लो कि किसी को ये है कि हाँ बारिश नहीं हुई 6 महीने, उधर चलता हूँ, तो गग्गर का पानी आता है तो वहाँ वो काश्त करते थे। जैसे पांचवें हिस्से पे जमीन ले ली, चौथे पे ले ली, तो उनके बच्चे ज्यादा होते थे तो वो फिर चले जाते थे। जैसे एक फसल उठा ली फिर चले गए, तो बच्चे कम हो जाते थे। तो सर ने बाद में फिर स्कूल 8वीं के बाद में बंद कर दिया और मैं 9वीं में यहाँ आ गया। फिर यहाँ के भी मैंने रात को ईंट डालने का काम करता था मैं। जैसे हमारे एक मामा जी थे, वो नेमत अली करके एक मुराद जी थे, तो मुराद खान ठेके लेते थे रात को ईंट डालने का। तो हम ऊपर ईंट डाल देते थे, उसमें से जगह कभी 40 बन गए, कभी 100 बन गए। फिर उसका ड्रेस ले आए, किताबें ले आए, दिन में स्कूल करते थे। और जब 12वीं की तो फिर मैंने टाइल बनानी सीख ली, जो इंटरलॉकिंग होता है। फिर यहाँ नोवा टाइल्स थी, उसमें काम किया। फिर मैं पिंपेरन चला गया, वहाँ पे बाम्बुओं की फैक्ट्रियाँ हैं, 3 फैक्ट्रियाँ उन्होंने मेरे को दी। 1.5 साल मैंने वहाँ काम किया। फिर उन पैसों से खेत भी तैयार करवाया, उधर से लाइट भी आ गई, बिजली आ गई उधर, तो खेत भी मेरा तैयार हो गया, कनेक्शन भी लग गया, तो थोड़े दिन अच्छे हो गए। जी। यानी खूब मेहनत आपने हाँ, की है। मेहनत मैंने की। जी। तो कोचिंग की शुरुआत कैसे?
2016-17 तक तो सीधे ही बिना ड्रेस जैसे कोई साथी लग गया। हमारे सीनियर थे देवीलाल जी दत्तरवाल, जो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल है, वो 11 पता नहीं 12 की भर्ती में थे। तो वो साथी भी थे दौड़ने में और सीनियर भी थे, हमसे बड़े थे। तो उनकी 10 किलोमीटर की दौड़ थी, तो वो दौड़ते थे, उनके साथ हम भी दौड़ते। फिर वो लगे तो हमें अच्छा लगा। फिर भाई साहब से कोई पूछता कि आपने दौड़ कैसे की, तो वो बोल देते कि ग्राउंड में एक लड़का आता है सलीम, जो रोज दौड़ता है सुबह शाम। तो वो फिर कोई साथी आर्मी की करता और करता, ग्राउंड में आता तो दोस्त बन जाता। जी तो ग्रुप में से लगते, तो फिर वो कोई उनसे पूछता तो वो मेरा ही कहते। और उस टाइम मुझसे रखी हुई थी, मैं थोड़ा पतला था। तो 2015-16 में मेरे को वो तानते टोपे करते थे कि तानते हैं। तो उस टाइम अच्छा भी लगता था कि एक शहीद का नाम। के साथ आपका नाम जुड़ रहा है। हाँ, जी कुछ टाइम किया, जैसे परसों मेरे स्टूडेंट की शादी थी, तो मैं उनकी शादी में गया था, वहां मेरा दोस्त मिला रमेश। तो वो यही बोला कैसे तानते हैं, आजकल तो मोटा हो गया है। जी तो नाम सुनते हैं तो बोला अच्छा लगता है। जी। अब तो आप व्यस्त रहते होंगे, तो दिन की शुरुआत कैसे करते हैं आप अपने जो स्टूडेंट्स के साथ या जो ट्रेनीज जिनके साथ आप सुबह, ट्रेनिंग करते हैं? जैसे सुबह हमारा 4:50 के अराउंड उठने का होता है। हम्म। तो उठ के पानी वगैरह पी के फ्रेश होके और उनको ट्रेनिंग देने जाते हैं। वहां से आके और फिर 2 घंटा जिम चले जाते हैं। जी और जिम से आके फिर रेस्ट करते हैं। जो बच्चे कोचिंग के लिए आ रखे हैं, जिनको पेपर का करना है, उनकी क्लासें खत्म होती है 12 बजे। जी और 6 टीचर का स्टाफ है जो टीचिंग करवाता है। तो बच्चों को थोड़ा कॉपी वॉपी चेक करना, कितना काम हो रहा है, क्या हुआ है। कोई छुट्टी जा रहा है उसको छुट्टी देनी है, कोई बीमार है तो उसको पूछना है कैसे है। तो इस टाइप रहता है। शाम को फिर वापस 4 बजे ग्राउंड लगता है अभी जी। सर्दियों में। हम्म। तो वहाँ भी कांस्टेबल के बच्चे हैं, कुछ बहनें हैं, कुछ भाई हैं, जिनके दर्द आ रखा है, उनको ट्रीट करना, बताना। जी। शाम को फिर 6 बजे छोड़ दिया जाता है। हम्म। फिर 8:30 बजे हमारा टीचिंग का वापस चालू होता है। जो बच्चे हमारे अंडर में ही रह रहे हैं, उनको फिर 11-12 बजे तक पढ़ाते हैं। जी। उनकी उनको कोई डाइट भी आप सजेस्ट करते हैं? जो ग्राउंड में क्योंकि दौड़ फिजिकल के लिए तो ज्यादा ध्यान देना पड़ता जो ग्राउंड में दौड़ रहे हैं वो नए लड़के होते हैं, वो आते हैं, उनके पेन भी आता है, दर्द आता है, हड्डियां टूटती हैं जब वो करते हैं। है। तो दर्द का और ग्राउंड का एक अलग ही रिश्ता है पुराना। तो मैं उनको पहले तो खाने पीने की चीजें भी बताता हूँ। और आजकल एक अलग फंडा चल रहा है कि लोग सुन रखा है सभी ने, या यूट्यूब पे देख लेते हैं, तो वो इंजेक्शनों पे या टेबलेटों के चक्कर में जल्दी आते हैं। जी तो उनको अपने नॉर्मल इनके फायदे और इनकी बुराई सब बताता हूँ मैं। जी तो डाइट में मैं उनको चने, मूंगफली के कच्चे दाने, ये तो उनको बोलता हूँ भी आप एक एक मुट्ठी खाओ। क्योंकि बॉडी चलानी है तो वो सीधी नहीं चलेगी, उसको कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक सब चाहिए, सारे जी। तत्व चाहिए, पानी भी उसको टाइम पे चाहिए। हम्म। तो मैं उनको बोलता हूँ भी आप जो सस्ती चीजें या ज्यादा भिगो, और जो महंगी चीजें हैं काजू, अखरोट, अंजीर, बादाम, सभी थोड़ी थोड़ी भिगो। दिन में एक फ्रूट खा लो, दोपहर में जूस किस टाइम लेना है, इसके बारे में बताता हूँ। जी बाकी जो आजकल स्टेरॉइड वगैरह चल रहा है, ये लड़के लगा के बॉडी बना रहे हैं, बाद में इनको अटैक आ रहे हैं, अटैक आ गया दिक्कत होगी। तो इनके बारे में भी उनको बताता हूँ, इनसे दूर रहना है। जी जी जी। टेबलेट जैसे लड़के लेते हैं तो मैं उनको बता देता हूँ, फिश ऑयल की नॉर्मल टेबलेट आती है विटामिन ई की, वो यहाँ आम खास मिल जाती है, उसका कोई नुकसान नहीं है। वो 2-3 टेबलेट लो, घुटने वगैरह का नॉर्मल दर्द सही हो जाता है। या रिवाइटल है जो, वो भी बड़े बड़े खिलाड़ी ले रहे हैं। 3-4 रिवाइटल ले ली तो बाद में बंद कर दो बस, जी ऐसे करके। जी। कोई सफलता के आप अगर आंकड़े बताना चाहें कि कितने स्टूडेंट्स हैं वो सेलेक्ट हुए हैं विभिन्न जो पुलिस सेवा में या मिलिट्री में? सफलता के मैडम, जैसे आर्मी का हमारा मेन काम रहता है, तो आर्मी की तो हम हर साल 50-60 स्टूडेंट हर भर्ती में दे रहे हैं। और इसके अलावा जैसे कांस्टेबल का बेंच है, वो 2 साल से एक बेंच आता ही आता है। एसआई के भी 2 बेंच निकाले हैं। और पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उनमें भी अभी जैसे दिल्ली पुलिस में एक लड़की लगी है रवीना, और बीएसएफ में लगी है सुशीला, और एक गौतम लगा है बीएसएफ में। तो उनमें भी एसआई के लेवल पे हमारे बंदे जा रहे हैं। जी टोटल अगर अपने माने तो 150, 100, 150 ऐसे करके हर साल बच्चे वो जाते जाते हैं अलग अलग सर्विस। जी। और किस क्षेत्र के जो लड़के लड़कियां यहाँ पर आपके कोचिंग में आते हैं? आर्मी के लिए तो पश्चिमी राजस्थान ज्यादा आ रहा है मेरे पास, जी। जैसलमेर के बच्चे सबसे बाड़मेर ज्यादा। जैसे। हाँ। और जब यहाँ की भर्ती होती है तो बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, इन बेल्ट के बच्चे ज्यादा आते हैं। जी। एक जो मैं बात आपसे पूछना, आप मुस्लिम समाज से हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे कि आप रहे जहाँ आपका बचपन बीता, तो वहाँ पर कैसा माहौल होता था? क्योंकि इस समय अगर हम देखते हैं तो हमारे देश में जो है सांप्रदायिक सौहार्द की बहुत ज़रूरत है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैडम जैसे मेरी एक ही घर था जो मुस्लिम है, वहाँ पे आज भी मेरी एक ही डाणी है। जी आस पड़ोस में जितने भी डाणियाँ हैं या जो घर हैं, वो सारे हिंदू भाइयों के हैं। और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ तक खड़ा करने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट है वो हिंदू भाइयों का ही है।
और ऑल ओवर सूरतगढ़ में भी मेरे जितने भी मित्र हैं या जो स्पोर्टी भाई हैं, उनमें 90% भाई वो हिंदू ही हैं, 10% मुस्लिम भाई हैं, क्योंकि हमारी संख्या भी तो इधर कम ही है। जी लेकिन वहाँ पे जो मेरे का बैकबोन का काम कर रहे हैं ना, वो भाई आज भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ रहता हूँ, भाई भी यहाँ रहता है। फिर पापा मम्मी को दिक्कत आती तो आज भी वो लोगों को हम फोन कर देते हैं कि भाई जाना है यार, ये काम करके आना, वो करते हैं। जी तो मैं तो यही कहूँगा कि भाईचारा है, उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। और कास्टिज्म पे हमें नहीं जाना चाहिए, इससे ऊपर उठ के आने की बात है। आज हम, हमारा देश है वो खूब आगे जा चुका है, उसको और आगे लेके जाना है तो हमें इन चीज़ों से पीछे रह के और मानवता की मिसाल पे उतरना चाहिए। जी, अभी आपने मानवता की बात की तो मैं आपको ताज़ा उदाहरण कुछ जो आतंकवादी घटनाओं का देना चाहूँगी। दिल्ली ब्लास्ट हुआ, उससे पहले पहलगाम हुआ। एक तरफ आप जैसे नौजवान हैं जो ये काम कर रहे हैं, देश सेवा का कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ और नौजवान हैं जो भटके हुए हैं। तो देश की जो ये स्थिति है, नौजवानों की जो सोच है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, अच्छाई और बुराई दोनों चल रही है। जैसे अपने बात करें, अभी जब राम थे तो रावण भी थे, तो वो लोग बुरे लोग हैं, उनका टारगेट है कि भारत को नीचे लेके आना। और हम, जैसे मेरी सोच का मैं कहूँ तो मैं ये मानता हूँ कि जिस मिट्टी का खा रहे हैं उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं, वो सबसे आगे है। जहाँ देश की बात आएगी, अच्छा मुस्लिम होगा तो वो अपनी जान भी दे देगा, पीछे नहीं हटेगा। और जो लोग होंगे टारगेट किलिंग के अकॉर्डिंग आएंगे, तो मैं मानता हूँ कि जो हम लोग जिन भाइयों को भेज रहे हैं ना लड़ने के लिए, उनका नाश कर देंगे, उनको आगे आने नहीं देंगे। और आतंकवादी है वो बहुत है। अभी जैसे अभी करंट में कुछ पकड़े गए हैं, तो वो सभी समुदायों में अभी उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया है। जी जो मेरे मित्र मंडली है या जो आगे सर्विस पर्सन है, क्योंकि उनको पता चल गया कि जो भारत की खुफिया एजेंसी है वो बहुत तगड़ा काम कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर भी हमने देखा है, जी हमारे देश की जीत हुई है, तो हमें बहुत खुशी होती है। इंटेलिजेंस है हमारी, काफ़ी फोर्सेज है जो लड़ती है। मेरे स्टूडेंट थे जिनसे मैं मतलब उन्होंने मेरे को ये बोला कि सर हम लड़ने के लिए जा रहे हैं, जैसे वो जा रहे थे, जी तो हमारी बात हुई, तो उन्होंने मेरे को अलग अलग जगह के नाम बताए भी, यहाँ यहाँ मेरी मेरी ड्यूटी लगी है। तो 10-12 दिन तक उनका फ़ोन ऑन नहीं था, मतलब वो अपने काम में पूरा अपना 100% दे रहे दे थे, रहे थे। नेटवर्क से बाहर थे वो। और जब माहौल ठीक हुआ तो उनके फ़ोन आए, वो बड़े खुश थे, मुझे भी बहुत खुशी थी कि हम जीत की ओर बढ़े। तो ये सच्चाई है कि देश है वो बहुत आगे चला गया है, हमें बस कंधे से कंधा मिला के खड़े होने की जरूरत है। और हिंदुस्तान का नाम है पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर पे चल रहा है। जी, क्या कहना चाहेंगे नौजवानों को? नौजवानों को यही कहना चाहूँगा कि एक साथ खड़े हो, देश के लिए खड़े हो, देश की बात करो, नशे से दूर रहो, और शौक पालना है तो अच्छे शौक पालो, जिम जाओ, वर्कआउट करो, ग्राउंड में उतरो और आगे बढ़ो, पढ़ो खूब। किताबें पढ़ोगे तो बाकी चीज़ों को छोड़ दोगे, और अगर किताबें नहीं पढ़ोगे तो नॉलेज नहीं आएगा। आज अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि भगत सिंह के फांसी पे चढ़ने का उद्देश्य क्या था, जी गांधी ने किस लिए आंदोलन किए थे, क्यों उन्होंने दांडी मार्च किया था। हमें गांधी और भगत सिंह दोनों पढ़ने की जरूरत है। तो मैं यही कहूँगा, खूब सारा पढ़िए, पढ़ने से जो ज्ञान आएगा उससे ऊपर कोई ज्ञान है ही नहीं। जी, आप फ्री कोचिंग करते हैं तो ये कैसे अफोर्ड करते हैं फिर? जैसे हमारा ये रहता है कि जो बच्चा हमारे पास आता है, चाहे वो हमारे पास 2 साल ट्रेनिंग करे, चाहे वो 20 साल ट्रेनिंग करे, जी हम उसको ड्रेस कोड सेट किया है एक। वो हम्म, ड्रेस कोड का तो हम उससे चार्ज लेते हैं, जैसे 750 रुपये हम ले रहे हैं। जी एक टी शर्ट वगैरह देते हैं ऊपर वाला, जैसे हम प्रोग्राम करते हैं बड़े बड़े, जैसे टॉप 30 को मेडल, टॉप 30 लड़कियों को मेडल, या जो जिस टाइप का बेंच आता है उस टाइप का जैसे चार्ज लेते हैं। आर्मी का आता है तो वो 500-600 रुपये उसे ड्रेस वगैरह का लिया जाता है। ग्राउंड पे पानी डलवाना है, मिट्टी डलवानी है, या सम्मानित करना है, या जो लगे हुए साथी हैं उनको सम्मानित करनी है, तो एक बार ही वो रहता है। अगर कोई मान लो 2 साल भी यहाँ ट्रेनिंग करता है तो उसके सारा कोई 50-60 रुपये चंदा चुंदा करके 1000 एक रुपये का खर्चा आता है। जी चाहे वो 2 साल करे, चाहे कितने दिन नहीं करे, जी 1000 का खर्चा आता है और उसका पूरा फिजिकल अच्छा हो जाता है। जी और उसके अलावा जो रहने का है वो अपना अपना सब रहते हैं, कोई रूम लेके रह रहा है, कोई हॉस्टल में रह रहा है। जो कोचिंग के लिए आते हैं उनको, जैसे छोटे भाई ने हॉस्टल कर रखा है, वहाँ रखवाता हूँ, क्योंकि उसको पढ़ना है। जो पाबंदी में रहेगा तो अच्छा पढ़ेगा, कॉपी भी चेक करता हूँ। कई आते हैं 10 दिन 20 दिन रह के भाग जाते हैं, फिर वो घर पे बोलते हैं कि वहाँ कोचिंग अच्छी नहीं है, खाना सेट नहीं बैठा, वो बहाने मारते हैं। बहाने होते हैं। अगर सीधा कह दिया कि वहाँ मेरे को खींच रहा है, मेरा फोन जमा कर रहा है, तो फिर वो घर वाले बोलेंगे भी वापस वहीं जा। जी तो वो ऐसा बहाना बनाएगा कि घर वालों को थोड़ा संतुष्ट करने का प्रयास करता है। तो ऐसा रहता है। अब जो हमारे 6 टीचर हैं उनका खर्चा, या मान लो जो और साथी ट्रेनिंग करवाते हैं मेरे साथ में, बहनी भाई है और है, तो सबका वो हॉस्टल से
छोटे भाई को बोला हुआ है कि कमा के कुछ नहीं ले जाना, इधर ही लगाना है। जी जी ऐसे जी। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिलता है अपने आपको? हमने फाउंडेशन बनाया है और हम फाउंडेशन के अकॉर्डिंग जो है 2 साल से काम कर रहे हैं। पहले हमें पता नहीं था अभी कैसे करना चाहिए, तो पहले हमारे हॉस्टल वगैरह भी नहीं थे, जहाँ भी रहो खुले रहो। फिर जैसे जैसे थोड़ा टाइटनेस हुआ, ये नशे वशे का आया ज़्यादा 2-3 सालों में इधर सूरतगढ़ एरिया में, जी तो फिर हमें कुछ लोगों ने गाइड किया कि बच्चों को पाबंदी में रखो, भी ये रह तो रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इनको मेंटेन करके रखो। तो अभी हम मेंटेन करके रखना शुरू किया। अगर अपने सबको बोल दें भी आप सिर्फ हमारे पास ही रहो, जी तो फिर वो एक लालच हो जाएगा, वो लोग बोलेंगे कि ये तो अभी कमाई में उतरा है ये वो। तो हमने पाबंदी नहीं लगाई है। जो टीचिंग के लिए आ रहा है, जो पढ़ाई के लिए आ रहा है, ओनली पढ़ाई के लिए, वो उस पे फोर्स रखते हैं हम। जी कि आर्मी का बच्चा है, छोटी एज है, 17.5 साल का होते ही फॉर्म भरा जाता है, तब वो आ रहा है, तो वो नया है बिल्कुल, 12वीं करके आया है, उसको जैसा माहौल मिलेगा वैसा ही डल जाएगा। जी तो मैं उनको, जैसे मेरे जो स्टूडेंट पैरा कमांडो में है, उनके ही फोटो दिखाता रहता हूँ दिन रात। जी जैसे सुनील जाट है, मेरे साथी शिव भाई है, मुकेश है, और मेरे स्टूडेंट अभी 2 गए हैं, राजू है, बिट्टू है, और पिछले साल गए हैं काफ़ी, अशोक है, सतविंद्र है, उनके फोटोज वगैरह उनको दिखाता हूँ और उनको बताता हूँ कि ऐसा बनना है तो ये करना पड़ेगा, तो वो लड़के मोटिवेट हो रहे हैं उसके लिए। जी जैसे पहले आर्मी में लगेगा, लगते ही वहाँ पे जो 100 नंबर की दौड़ होगी उनके लिए पैरा का ट्रायल का ऑप्शन आता है, तो वो कम ही बंदे होते हैं जो पैरा का फॉर्म भरते हैं। फिर उनको 7 या 9 दिन का टाइम होता है, फिर उनकी 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, बीम होते हैं, शटल टच होता है, और पैरा की कंपनी आती है बेंगलोर से ट्रायल लेने के लिए, जी तो उसमें भी लड़के निकल रहे हैं। तो वो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है जी कि हम पैरा कमांडो हर साल, पिछली बार 6 दिए थे, अब की बार 2 ही हुए। तो टफ कंपटीशन होता है, 2-3 ही होते हैं, और अगर ऑल ओवर बैच में ठीक रहा तो 6-7-8 पैरा कमांडो का एडमिशन निकल रहे हैं। जी। भविष्य की क्या योजनाएं हैं? भविष्य की यही है कि धीरे धीरे बन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा करेंगे, जी बड़ी स्तर पे लेके जाएंगे। एनडीए सीडीएस की तैयारी भी शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे स्टैंड कर रहे हैं। सामान बनाया है अभी तो सारा, जी जी। कुछ था नहीं, हम्म। तो बोर्ड हॉल है, कोचिंग हॉल है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। जी। आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। तो आने हाँ जी, वाले समय के लिए आपको हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमने बात की सलीम भाई से, और इनके जज्बे को, इनकी मेहनत को हम सैल्यूट करते हैं। इसी तरह के किसी और शख्सियत से हम अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात हम करवाएंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए कुछ बातें विद सुमन।